जीवन अमारो। ओके जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए बेटा जी, तो आज हम वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला पाइलम। नेक्स्ट पाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, बराबर, जिसे बोलते हैं सूल त्वची। बहुत छोटा सा पाइलम है, सिंपल सा पाइलम है, बस कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म या सूल त्वची को सूल त्वची क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन वही है कि इनकी जो स्किन होती है, जैसे मृदुकाय की स्किन स्मूथ होती है इसलिए उनको मृदुकाय बोला, मृदु होती है। इनकी भी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्पाइनी स्किन होती है, मतलब कंटक जो है, कांटेनुमा संरचनाएं जो है वो निकली होती है, ठीक है। कंटक नुमा संरचनाएं इनकी स्किन पे निकली होती है, तो इनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी स्किन होती है, ठीक है। इसलिए इनको फाइलम इकाइनोडर्मेटा या सूल त्वची कहते हैं, ठीक है, पहली बात। अब ये जो स्पाइन्स होते हैं वो कौन से लेयर से निकलते हैं, किसके बने होते हैं, ये सब बातें अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल पॉइंट्स जो इनके आते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर तुमने लिखा दिस फाइलम इंक्लूड्स स्पाइनी स्किन एनिमल्स, यानी कि इस फाइलम में स्पाइनी स्किन एनिमल्स को रखा गया है, पहली बात। दूसरा पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ पाए जाते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं कि ये हर जगह पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी केवल 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 ये दरियाई पानी में ही पाए जाते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स, यानी ये केवल और केवल दरियाई पानी में ही पाए जाते हैं, दरिया में ही, समुद्र में ही पाए जाते हैं, ओके। बॉडी फॉर्म्स, अब इनकी अब ये किस शेप के दिखते हैं, कैसे होते हैं, जैसे हमने कहा एस्केरिस जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनके अपने बॉडी फॉर्म्स पड़े थे, अलग अलग शेप के थे सर। इनमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। कुछ स्टार लाइक हो गए जैसे स्टारफिश, है ना, इसी तरह सिलेंड्रिकल हो गए, कुछ मेलोन लाइक तरबूज के समान हो गए, समुद्री आपकी फ्लावर लाइक हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं। तो इनकी जो शेप्स है वो अलग अलग हो सकती है, स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलोन लाइक, फ्लावर लाइक, डिस्क लाइक, डिफरेंट शेप्स के ये नजर आते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात कि जितनी भी बॉडी फॉर्म्स होंगी वो कैसी होंगी, अनसेगमेंटेड। ये सेगमेंटेशन वाला पॉइंट जो है मैं हर जगह बता रहा हूँ आपको, हर फाइल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि कुछ एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, कुछ इंटरनली सेगमेंटेड है, कुछ एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से सेगमेंटेड है। बताइए कौन है दोनों तरीके से सेगमेंटेड, एक्सटर्नली और इंटरनली? नुपुरा, बराबर, याद रखिएगा। एकमात्र फाइलम जिसमें बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है वो है नुपुरा। जबकि हमने पढ़ा आगे कि एक्सटर्नली सेगमेंटेड कौन थे, जब हमने बात किया कि बाहर से देखने पर सेगमेंटेड नजर आते हैं, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर ऐसा था, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखिए ये एनिमल्स अनसेगमेंटेड होते हैं, इनके बाहर से भी देखने पर और अंदर से देखने पर भी कहीं पर भी कोई खंडता या सेगमेंटेशन नजर नहीं आता, यानी इनमें खंडता अनुपस्थित होती है, याद रखिएगा। दीज आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री किस प्रकार की होगी इनकी? द सिमेट्री इज रेडियल इन एडल्ट एंड बायलेटरल इन लार्वा। इसका मतलब कि इनके जो पुख्त प्राणी हैं, एडल्ट प्राणी हैं, उनमें रेडियल अरीय सममिति पाई जाती है,
जबकि जो लार्वा है, निम्न प्रावस्था है, उसमें बायलैटरल यानी समद्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अब देखो ये कितना उल्टा हो गया, जबकि बायलैटरल सिमेट्री क्या है, हायर कैरेक्टर, रेडियल सिमेट्री क्या है, लोअर कैरेक्टर। तो एडल्ट के अंदर तो हायर होना चाहिए था, डिम्ब ये तो छोटा है, इसके अंदर तो रेडियल होना चाहिए था, तो ये अपोजिट हो गया। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ये एक एग्जांपल है, इवोल्यूशन में भी आप पढ़ेंगे, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल है कि जो हायर कैरेक्टर वाला एनिमल है वो आगे चलकर लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया, यानी बायलैटरल से रेडियल में कन्वर्ट हो गया। लार्वा तो बायलैटरल था, हायर कैरेक्टर रखता है, जबकि एडल्ट लोअर कैरेक्टर रेडियल सिमेट्री रखता है। दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियल सिमेट्री अरीय समिति किसी में पाई जाती है, एडल्ट में, पुख्त में, जबकि बायलैटरल सिमेट्री समद्विपार्श्व समिति पाई जाती है लार्वा में, डिम्ब में। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और ये किसका एग्जांपल है, ये भी लिख लीजिएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, उल्टा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जनरली हायर कैरेक्टर आते हैं, जैसे जैसे उत्क्रांति होती गई हम हायर बनते गए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिए कंटिन्यू यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोरिकरा, सरेंडेटा, रेडियल, जेस्केल, लगातार क्या करता जा रहा है, इनको एडवांस करता जा रहा है, हाई बनाता जा रहा है। लेकिन यहाँ आते आते उसने देखा कि ये क्या हो गया, गलती हो गई, तो कुछ चीज़ें इरेज करनी पड़ती है। जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तो क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इरेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, उनको लगा कि ये हायर से हायर चलता जा रहा है, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें फिक्स हो गई, लेकिन ये चीज़ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये गलत यानी उल्टा हो गया, इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो गया। जबकि होना क्या चाहिए था कि रेडियल होना चाहिए था लार्वा में और बायलैटरल होना चाहिए था एडल्ट में, जबकि ऐसा इनमें नहीं देखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बट ऐसा हुआ। क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, जबकि ये क्या हो गया, रिट्रोग्रेसिव, अपोजिट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल आते हैं, तो हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे यूरोपोडेट्स और सेफेलोपोडेट्स के अंदर भी, है ना। तो वहाँ पर भी ये इस तरह से एग्जांपल्स आएंगे आपके पास कि यूरोपोडेट्स के अंदर भी जो लार्वा होता है उसकी पुच्छ में करोड़रज्जु पाई जाती है, जबकि एडल्ट में करोड़रज्जु उपस्थित हो जाती है। वो भी एक तरह का रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो 3-4 जगह पर ये रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं जो आपके 12th के चैप्टर इवोल्यूशन प्लस एनिमल किंगडम दोनों को मिक्स करके पूछा जा सकता है। ओके, याद रखिएगा, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट भी है और ये आपके एनिमल किंगडम से रिलेटेड पॉइंट भी है। ठीक है, तो याद रखिए, द सिमेट्री इज रेडियल इन एडल्ट, पुख्त में अरीय समिति होगी, जबकि डिम्ब में समद्विपार्श्व समिति होगी, जो जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको तो याद रखने की आवश्यकता ही है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हम पढ़ रहे हैं प्लेटी एलिमेंट के बाद से ही। एसके एलिमेंट्स में आते आते ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया था, तब से लेकर अभी तक सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल आ रहा है। तो इसको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ को रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ से एसके एलिमेंट्स के बाद से क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। तो एसके एलिमेंट के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक अभी तक देख रहे हैं आप, ऑर्गन सिस्टम लेवल ही चल रहा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सभी में अब क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ही आएगा, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेड। इनकी बॉडी जो है, याद रखिएगा, इनमें हेड का अभाव होता है, हेड होता ही नहीं। लो, द बॉडी लैक्स हेड इन ऑल कैरेक्टर्स, जबकि हेड होना तो क्या है, हायर कैरेक्टर है, जबकि इनमें तो हेड ही नहीं। इससे पहले वालों में हेड डिस्टिंक्ट था। आपने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का में डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है। तो ये डायरेक्टली होना क्या चाहिए था, हेड और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था, लेकिन इनमें तो हेड क्या हो गया,
बिल्कुल हट ही गया, अभाव हो गया। तो ज़्यादातर इसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर बनते बनते ये हायर में जाना चाहिए था, लेकिन इसमें लोअर कैरेक्टरिस्टिक आ गई। फिर भी इसको उनसे ज़्यादा हायर क्यों माना, वो बता सकता है? उनसे ज़्यादा हायर इसलिए माना क्योंकि इनके अंदर इकाइनोडर्म के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि बाकी से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है ना, और वो जो डेवलपमेंट है उसके आधार पर इनको पहले रखा गया है। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इनके किसी भी इकाइनोडर्म में, चाहे वो स्टारफिश हो, चाहे वो सी अर्चिन हो, किसी में भी आपको हेड नजर नहीं आएगा, हेड का अभाव होता है, ये भी याद रखिएगा। अपेंडिजेस, अब अपेंडिजेस उपांग के नाम पर इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट है केवल ट्यूब फीड्स। ये ट्यूब फीड्स आप इनके एम्बुलेक्युलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखिए कि ट्यूब फीड का काम क्या है। ट्यूब फीड बेसिकली इनके अंदर लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब प्रचलन में हेल्प करता है। अब ये प्रचलन जब ये चलेंगे ट्यूब फीड की सहायता से, तो ट्यूब फीड्स बेसिकली क्या है? क्या मसल्स का ग्रुप है? नहीं, ये मसल से बने हैं, लेकिन इनके अंदर ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। एक्सक्रीशन में मदद करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल अपेंडेजेस हैं तो ये बेसिकली प्रचलन में मेनली मदद करेंगे। और उसका बेसिक रीजन है कि इनके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड ये एक्सटेंड होकर और रिट्रेड होकर हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो उसको मेंटेन रखते हैं इनके अंदर, ठीक है। दे आर एक्सटेंडेड एंड रिट्रेटेड इन हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है उसके प्रेशर को ये मेंटेन रखेंगे, जिससे की वजह से ये प्रचलन कर पाते हैं एंड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मसल्स। और ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए अपने मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से प्रचलन आसानी से हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जर्म लेयर। गर्भ स्तर जो होते हैं इनके अंदर, जैसा कि मैंने कहा जर्म लेयर सभी में आप ट्रिप्लोब्लास्टिक आ रही है, तो इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी वॉल इंपॉर्टेंट है। बॉडी वॉल के बारे में ध्यान से समझिएगा। इनकी बॉडी वॉल में एपिडर्मिस जो होती है, अधिस्तर जो होता है इनमें सबसे ऊपर वाला, इज सिंगल लेयर्ड एंड सीलिएटेड, एक स्तरीय होता है और कैसा होता है? पक्षमाभीय, सीलिएटेड, पक्ष पाए जाते हैं उसके अंदर। और इसी के बाद एपिडर्मिस के नीचे एक थिक डर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होगी? डर्मिस। अधिस्तर के नीचे क्या होगा? अधोस्तर। तो ये थिक डर्मिस होती है जिसके अंदर मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, कैल्केरियस प्लेट्स का एंडोस्केलेटन पाया जाता है डर्मिस के अंदर। और ये जो कैल्केरियस प्लेट्स है इनका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। देखिए हमने कहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो 3 गर्भ स्तर है, तो इनकी बॉडी वॉल में कितने स्तर होंगे? 3। जो एक्टोडर्म है उससे तो बन गई एपिडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस बन गई जो कि सिंगल लेयर सीलेटेड है। दूसरी डर्मिस आ गई जो मेसोडर्मल है। अब उसके अंदर जो स्केलेटन है वो याद रखना है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, इट इज इंपॉर्टेंट। और ये मेसोडर्मल एक ओरिजिन होता है। यही कैल्केरियस प्लेट्स जो होती है यही इसी के ऊपर पाए जाते हैं स्पाइन्स, कंटक इन्हीं में से निकलेंगे। और कंटक निकलने की वजह से इनकी जो स्किन है वो कैसी दिखेगी? कंटक नुमा या कांटे नुमा संरचना के रूप में इनकी स्किन दिखती है। इसीलिए इनका नाम क्या है? स्थूल त्वची है, क्योंकि इनकी त्वचा के ऊपर स्पाइन्स यानी स्थूल यानी कंटक पाए जाएंगे, कंटक नुमा संरचनाएं पाई जाएंगी। तो स्पाइन्स पाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा गया? स्थूल त्वची कहा गया। तो ये स्थूल त्वची वर्ड आया है, हमें पता लग गया कि भाई इनके ऊपर इनकी स्किन पर कंटक पाया जाता है। लेकिन कंटक आते कहाँ से हैं? कंटक बनते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, जो कि कैसा होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस के नीचे वाली थिक डर्मिस लेयर में। ओके, इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको क्लियर कर याद होने चाहिए। ये हो गया ये आपकी स्थूल त्वचा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक।
अब इसके बाद हम बॉडी वॉल के ही अंदर बॉडी वॉल को ही डायग्राम के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा फाइनल मेकेनोडर्म में जनरल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए। बॉडी फॉर्म्स, अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी सिमेट्री, रेडियल इन एडल्ट, बायलेटरल इन लार्वा। ये कौन सा इवोल्यूशन है? इंट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। अपोजिट चीज हो गई, होना हायर चाहिए था, लोअर हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो कि जनरल है ही नहीं। अपेंडिजेस, ट्यूब्स, याद रखिए। जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी वॉल, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मसल लेयर। ओके, क्लियर। चलिए, तो हम बॉडी वॉल की बात कर रहे थे। तो बॉडी वॉल के अंदर जो हम कह रहे थे कि भाई इनमें डर्मिस सबसे अपर है, पर एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन मसल लेयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करेंगे बॉडी वॉल के अंदर, डर्मिस जो है उसके नीचे जो मसल्स पाए जाएंगे वो किस टाइप की मसल्स होगी वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तीसरी लेयर मसल लेयर, यहाँ पर जो मसल्स होगी, मसल्स आर स्मूथ एंड लाइक बिलो द डर्मिस, जैसा कि हमने कहा था। सबसे अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस। डर्मिस में क्या होगी? एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट, चूनेदार जो प्लेट होगी उनका एंडोस्केलेटन अंतर्गत पाया जाएगा डर्मिस में। अब देखिए यहाँ पर सबसे बाहर 3 लेयर के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइन्यूट पिंसल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द पेडिसिलरी प्रोजेक्ट थ्रू द स्किन इन मेनी इकाइनोडर्म्स। ये पेडिसिलरी वर्ड जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पिंसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिंसल लाइक स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे से, ये इसकी स्किन है, त्वची है, तो छोटे छोटे कंटकनुमा संरचनाएं नजर आएगी। इन कंटकनुमा संरचनाओं के बीच बीच में ये पिंसल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। कंटक अलग है, ये मत समझ जाना कि पेडिसिलरी और कंटक एक ही है। कंटक ये कंटक है, और ये बीच में ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये कंटक निकला, अब ये बीच में, फिर ये कंटक, फिर इनके बीच में ये पेडिसिलरीज होती है। जो पिंसल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। ओके, छोटे छोटे छिद्र जो बाहर की तरफ खुलते हैं, उनको देखने पर बेसिकली वो इस तरह से दिखते हैं। ये छिद्र है, ये बाहर दिखेगा, लेकिन ये अंदर से इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पेडिसिलरी जो माइन्यूट पिंसल लाइक स्ट्रक्चर है, स्किन के बाहर ये खुलती है, प्रोजेक्ट थ्रू द स्किन, ये स्किन के बाहर खुलती है। काम क्या है? जैसा कि हम कहते हैं कि ये कहाँ रहते हैं? समुद्र में। तो जब ये समुद्र में रहेंगे और अगर ये एक जगह पड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर समुद्र में जो छोटे छोटे जीव हैं, हाँ, जो और भी कई सारे माइक्रोब्स हैं, वो इनके ऊपर आकर इनकी बॉडी के ऊपर क्या हो सकते हैं? जमा हो सकते हैं। जब इनकी बॉडी पे जमा होंगे तो कीचड़ की तरह इनकी बॉडी के ऊपर हमेशा के लिए लगे रहेंगे। तो उनको टाइम टाइम पर ही क्या करते रहते हैं? अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की सफाई करने के लिए इनमें से क्या निकलेगा? फ्लूइड निकलेगा, जो कि डेब्राइज मतलब जो निर्वेचक पदार्थ जो उनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर लग गए, उनको ये साफ करता रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए पेडिसिलरी का काम क्या है? द कीप द बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्राइज एंड ऑर्गेनिजम्स। जो डेब्राइज है, सड़ी गली चीजें हैं, फालतू के पत्ते वगैरह या कुछ और चीजें हैं, डेब्राइज उन्हें बोलते हैं। और सूक्ष्म जीव जो इनके ऊपर आकर जमा हो सकते हैं, तो डेब्राइज एंड ऑर्गेनिज्म को क्लियर करने का काम ये करेंगे बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग सडनली। ये एकदम से खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद हो जाते हैं, और उसे फिर निकलता है। तो क्या होगा? इनकी स्किन की सफाई होती रहेगी। याद रखिएगा पेडिसिलरी का वर्क इसमें इंपॉर्टेंट है। बॉडी वॉल के अंदर पेडिसिलरी याद रखना है, स्पाइन्स क्या रखना है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट क्या रखना है। ये 3 तो अलग से पॉइंट है। और जनरली इनकी बॉडी वॉल में कितनी लेयर बताई मैंने? 3 लेयर। सबसे अपर एपिडर्मिस, मिडल डर्मिस एंड नंबर 3 सबसे इनर वाली मसल लेयर। मसल्स में कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल, जिन पर इनका कंट्रोल नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका बॉडी वॉल के बारे में। बॉडी वॉल के बारे में
सारी स्ट्रक्चर्स आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली पेडिसिलरी एंड स्पाइन्स। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है, वो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है बॉडी कैविटी। ठीक है, ये बॉडी कैविटी का काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो बॉडी कैविटी का वर्क है, वो बॉडी कैविटी यहाँ पर किस प्रकार की होगी, और इसका वर्क भी इन्होंने लिखा है फूड एंड गेस्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका वर्क होता है। लेकिन ये बॉडी कैविटी किस प्रकार की है उसको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। जैसा कि हमने इनसे पहले वाले फाइलम्स में पढ़ा कि एनेलिडा के बाद से ट्रूसिलोम स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तीनों के अंदर ट्रूसिलोम थी, लेकिन कौन सी थी, साइज़ोसिलोम। जबकि इकाइनोडर्म में भी ट्रूसिलोम ही होगी, लेकिन ये कौन सी होगी, एंटेरोसिलोम। क्यों, क्योंकि एंटेरोसिलस क्यों कहा इसे, देखिए यहाँ पर एंटेरोसिलोम क्यों कहा। जैसे कि मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था कि मान लीजिए ये एंडोडर्म है, ठीक है, ये आपकी मेसोडर्म है, और ये सबसे अपर पार्ट में ये आपकी हो गई एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म कंप्लीट है। सिलोम ऑलवेज किससे लाइन होनी चाहिए, कब ट्रू कहलाती है, मेसोडर्म से। तो यहाँ देखिए इनमें इस तरीके से बीचों बीच स्पेस बन जाता है, और ये स्पेस लाइंड होता है मेसोडर्मल सेल से। वो तो मोलस्का में भी था, फिर उसको साइज़ोसिलोम क्यों नहीं कहा था। याद रखिए, इसके अंदर जो अंदर वाली लेयर है, जो आर्केंट्रोन बना रही है, क्या बना रही है, आर्केंट्रोन। जो इनकी आंतर की दीवार है एंडोडर्म, एंडोडर्म क्या बना रही है यहाँ पर, आर्केंट्रोन, आंतर का भाग। इस एंडोडर्म की सेल्स, ब्लैक से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ये सेल्स मॉडिफाई होकर इस मेसोडर्मल लाइनिंग की से जो ये कैविटी बन रही है, इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएगी। और जब ये इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएगी इन्वर्जन के थ्रू, तो ये इस तरह की जो सिलोम बनेगी, ऐसी सिलोम को हम यहाँ पर कह देंगे ये जो सिलोम बनी है ये एंटेरोसिलस है, क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्म की सेल्स ने इन्वर्जन करके, इन्वर्जन प्रोसेस के द्वारा ये मेसोडर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो गई, मेसोथीलियम में कन्वर्ट हो गई। एक्चुअली बोला जाए तो इसके लिए वर्ड आता है मेसोथीलियम। ओके, देखिए यहाँ लिखा है ट्रूसिलोम लाइक बाय सीलेटेड मेसोथीलियम इज प्रेजेंट, और यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ये देखिए ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ये दोनों जो है ये सिलोम है। बीच में ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। ये डाइजेस्टिव ट्यूब भी इसे बोल सकते हैं हम, आर्केंट्रोन को, जो किससे ओरिजिनेट होती है, एंडोडर्म से। ओके, ऊपर मेसोडर्म है, ये अंदर वाली ब्लू से जो दिखाई हुई है यहाँ पर, ये सब मेसोडर्मल है। येलो वाली जो है ये कौन सी है, एंडोडर्मल। लेकिन ये जो येलो वाली है ये पार्टिसिपेट कर जाती है इसको बनाने में भी, तब हम बोलते हैं एंटेरोसिलस। और याद रखिए इसके अंदर एंटेरोसिलस कंटेन फ्लूइड, इस सिलोम के अंदर फ्लूइड पाया जाता है ना। सिलोम के अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जो कि क्या रोल प्ले करेगा, विच इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड एंड गैस ट्रांसपोर्ट, जो कि फूड और गैस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है।
ये सीलोम के अंदर आपको याद रखना है। इसके अलावा इस फ्लूइड में फ्री एमिबॉइड सेल्स होती है जिन्हें एमिबोसाइट्स कहा जाता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और ये देखिए ब्लास्टोपोर वाला पॉइंट भी आप समझ लीजिए। इनके अंदर ब्लास्टोपोर से क्या जनरेट होता है, पहले एनस बाद में माउथ। तो ये किस प्रकार के प्राणी हो गए, प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक। जब मैंने स्टार्टिंग क्लास में थी तब कहा था बेसिक पॉइंट्स के अंदर दो तरह के एनिमल्स हैं, जो फ्लूइड है वो भी दो तरह के, प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर मैंने बताया है आपको कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क ये तीनों किस तरह के होते हैं, प्रोटोस्टोमिक है ना, आदिमुखी। जबकि इकाइनोडर्म से जो ब्लास्टोपोर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पहले क्या निर्माण हो रहा है, एनस। अगर पहले माउथ का निर्माण होता है तब हम क्या बोलते हैं, पहले माउथ बनता है तो क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिक। अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो बोलते हैं हम प्रोटोस्टोमिक। लेकिन अगर इसी ब्लास्टोपोर से अगर पहले एनस का निर्माण होता है तो हम उसे बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक। तो ये कौन से एनिमल हो गए, ड्यूटेरोस्टोमिक। याद रखिएगा ये कौन से एनिमल कहलाते हैं, इकाइनोडर्म ड्यूटेरोस्टोमिक, ऊपरी मुखी। ठीक है, क्यों कहलाते हैं, समझ में आया। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियरली याद रखने हैं। ट्रू सीलोम बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम, बट ये ट्रू सीलोम है, सिलेक्टेड मेसोथेलियम से आवृत है। एंटेरोसीलोम कहा, क्यों कहा, क्योंकि एपेंड्रोन की जो सेल्स होती हैं एंडोडर्मल होती है, वो इन्वर्जन करके मेसोथेलियम में कन्वर्ट हो गई, वो भी सीलोम बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए एंटेरोसीलोम हो गई। उसके बाद इसका काम क्या है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो फूड और गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो किस प्रकार के प्राणी कहलाएंगे सीलोम के आधार पर, ड्यूटेरोस्टोमिक प्राणी कहलाएंगे, क्योंकि इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण पहले होता है, एनस का। जबकि इससे पहले तीनों में किसका निर्माण पहले होता था, माउथ का। तो वो तीनों क्या कहलाते थे, प्रोटोस्टोमिक। नाम बताइए उनके, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क। ठीक है।